चलिए, तो आज हम कल वाली जो सिज्मिक वेव वाली क्लास थी उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जैसे मैंने बताया था, ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस है, मैंने इसका रेडियस आप लोगों को 3671 बताया था। ये जो गलती है मुझसे हो गई थी, है ना। ये एक्चुअली क्या है, 6 इधर है 3 इधर है, ये क्या होगा 6371, जो यानी कि जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 है। तो डायमीटर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और एक बात जान लो, कभी भी मुझसे कोई गलती हो तुम लोग तुरंत बोल दिया करो। जैसे ऑन कैमरा बोलोगे तो मैं तुरंत जवाब दूंगा उसका, हो सकता है सही कर दूं यहीं पे, तो बोल दिया करो। क्योंकि जो पढ़ाने का एक टेक्निक होता है ना कि आदमी पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ों को भूल जाता है, तो उस चीज़ों को अगर बच्चे बता देते हैं, कंसर्न रहता है कि हाँ बच्चे भी चीज़ों को समझ रहे हैं। नहीं तो हम लोग जब पढ़े थे, मतलब क्लास 12 तक तो कुछ समझ में आता नहीं था। जो भी समझ में आया है ग्रेजुएशन के बाद समझ में आया, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लास 12 तक जान लो, एक अच्छी संस्था में पढ़ा हूँ, टॉप का स्कूल था गोरखपुर का, लेकिन 12 तक केवल इतना ही समझ में आया है कि मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन सर, है ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। इंग्लिश इतना ही समझ में आता था। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो सर क्या पढ़ा रहे हैं ये भी नहीं समझ में आता था, बस रट के एग्जाम दे दो। आफ्टर ग्रेजुएशन चीज़ें ठीक से समझ में आने लगी। और क्यों आने लगी? क्योंकि एक क्वालिटी डेवलप हो गई टीचर से क्वेश्चन करने का। अच्छा एक बात बताओ, टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है, समझा भी इंग्लिश में रहा है, अब नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे? जब समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे क्या? तो केवल मैं इंग्लिश में तो बातें सुनता था, और इंग्लिश सीखा कितना कि मे आई गो आउट, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, इतना ही। ग्रेजुएशन के बाद जो है चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप लोगों को जब समझ में आ रहा है, गूगल वगैरह भी आपके टाइम में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जब समझ में आ रहा है तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन कर लिया करिए। तो सिज्मिक वेव वगैरह आई होप सबको बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसे ये समझ में तो आ गया सिज्मिक वेव से कि अर्थ के नीचे कुछ न कुछ लिक्विड जैसा है। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट अर्थ के नीचे है, थोड़ा हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पीछे मैंने अर्थ का बनाया, तो ये तो अर्थ का मिडिल हो गया, बीच वाला एरिया हो गया। अगर मैं इसको, पृथ्वी को मैं कुछ इस तरह से निकाल लूँ तो पृथ्वी का पूरा चीज हमको मिल जाएगा। अगर मैं इतनी दूरी का स्टडी अच्छे से कर लेता हूँ तो होल पृथ्वी की स्टडी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एकदम हो जाएगी। तो आइए हम निकाल लेते हैं उसको, और निकाल के अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये मैंने अर्थ को पूरा सेंटर से लेकर ऊपर तक अच्छे से काट दिया। ये डायग्राम आप लोग बनाते रहिए। यहाँ तक पूरा दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। अब ये मैंने अर्थ को क्या किया, पूरा ऐसे सेंटर से थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे रहा हूं। ये मैं अर्थ को ऐसे सेंटर से मैं यहां से ऐसे काट दिया हूं। ध्यान से देखिए, ऐसे ये लो। और ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है, जहां पे मान लो यहां पे मैं रह रहा हूं, थोड़ा सा और नीचे कर दे। अब ये मान लीजिए ये वो वाला हिस्सा है जहां पे हम लोग रहते हैं, कंटिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। और ये ऐसे घसा हुआ है, और ये रहा, समझ में आ गया? और अगर यहाँ पे पानी भर गया है, ये क्या कहलाएगा? ओशन। ये क्या है? ओशन है। तो अर्थ 3 भागों में बटा हुआ है। इसका जो सबसे पहला भाग है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। पहले भाग को क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्रस्ट। जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल मतलब पागल नहीं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा लगभग 80% यही होता है, 80%। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्से को पूरा? मेंटल, MENTLE, मेंटल। और जो सबसे नीचे का है, सबसे केंद्र का जो भाग होता है उसको हम कहेंगे कोर। एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, यहां से मान लो मैंने खुदाई करना शुरू किया और नीचे की ओर आया, तो जैसे जैसे हम यहाँ साइड में बना दे रहा हूं, दिख रहा है ना ये, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हर एक 32 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो सोचो नीचे कितनी ज्यादा गर्मी होगी। एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, दूसरी बात डेंसिटी
घनत्व, डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे बेवकूफ, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं इस 32 मीटर का हिसाब करूं तो नीचे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 6371। तो अगर तो 100 मीटर, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा लगभग 1,80,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आएगा, पर एक्चुअली इतना होता नहीं है। जो कोर का जो अधिक टेम्परेचर वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और जितना कोर का टेम्परेचर होता है उतना ही सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर पृथ्वी के गर्भ में है, कोर में है, वो सूर्य के सतह पर उतना टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर 1,80,000 होना चाहिए तो टेम्परेचर, पर 6000 क्यों है? क्योंकि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इतना नीचे आएंगे तो 1,80,000 हो जाना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इन चीजों को हम समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये कोर होता है ना, ये भी दो भाग में बटा हुआ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो जहां पे अगर मैं यहां पर रह रहा हूं, ये तो भूमि है, सरफेस है अर्थ का, इसको हम कहेंगे कंटिनेंटल कोर। कौन सा कोर? कंटिनेंटल क्रस्ट, सॉरी कोर कह रहा हूं, क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा ये, महाद्वीपीय क्रस्ट, परपटी, है ना। अब ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो हिस्सा है जहां पे, आखिर ये भी तो क्रस्ट का हिस्सा है लेकिन इसमें समुद्र है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ओशियानिक, ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। समझ में आ गया, महासागरीय परपटी। तो अब हम देखेंगे जो ये वाला ओशियानिक क्रस्ट होता है, इसके जो रॉक होते हैं बेसाल्ट के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं रॉक? इसके जो रॉक हैं ये बेसाल्ट के बने हुए होते हैं, बेसाल्ट। और इसके जो रॉक हैं वो ग्रेनाइट के बने होंगे। किसके बने होंगे? ग्रेनाइट के बने होंगे, ठीक है ना। अब कुछ चीजों को हम थोड़ा इसमें भी डिवाइड कर दे रहे हैं, मेंटल वगैरह में। देखो क्रस्ट कितना होता है, क्रस्ट की लंबाई कितनी होती है, लगभग ओशियानिक क्रस्ट की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो ये कंटिनेंटल क्रस्ट होता है इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर होता है, 30 किलोमीटर। मिनिमम 30 होता है, मैक्सिमम ये 70 से 75 भी जा सकता है, इतना मोटा होता है 30 किलोमीटर। और ये ओशियानिक कितना, 8 किलोमीटर, है ना। उसके बाद हम मेंटल को भी, अब देखो हम मेंटल को भी दो भाग में बांट दे रहे हैं, यानी कि लगभग ऊपर से देखो यहां से लेकर मेंटल की लंबाई तुम्हारी हो जाती है कितनी, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर ऊपर से लेके नीचे मेंटल की आओ यहाँ पे 2900 किलोमीटर होगा। अब मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। ऊपर वाला कहलाएगा क्या, मैं UM लिख रहा हूं, अपर मेंटल, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, लोअर मेंटल। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अपर मेंटल, और नीचे वाला लोअर मेंटल। ये जो लोअर मेंटल होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लोअर मेंटल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अपर मेंटल में कुछ चेंजिंग हो जाती है, जैसे अपर मेंटल में जो सबसे ऊपर होगा, अपर मोस्ट मेंटल जो होगा सबसे ऊपर, मतलब यहां से लगभग या ऊपर से लगभग 100 किलोमीटर तक ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसमें जो चट्टाने होती ये कहलाएगा अपर मोस्ट मेंटल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं, ये सही है, ठीक है ना। ये वाला कहलाएगा आपका अपर मोस्ट मेंटल। अपर मोस्ट मेंटल की जो चट्टानें होती हैं वो पूरी तरह से ठोस नहीं रहती हैं, ठोस तो रहती हैं पर पूरी तरह से ठोस नहीं रहती हैं, लेकिन ये एक तरह से ठोस वाले हिस्से जैसी ही दिखती हैं अपर मोस्ट मेंटल की चट्टानें, क्योंकि गर्मी नीचे बढ़ रही है, चट्टानें पिघलेंगी कि नहीं पिघलेंगी,
पिघलेगी। ये अपर मोस्ट मेंटल है आपका। इसकी दूरी कितनी दूरी तक होता है अपर मोस्ट मेंटल? ऊपर से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ऐसे ऊपर से आओगी तो 8 किलोमीटर के बाद जो शुरू होगा 100 किलोमीटर तक वो अपर मोस्ट मेंटल रहेगा। और इससे भी कुछ तरह से हल्की चट्टानें, मतलब वो भी ठोस रहेंगी और इससे कम ठोस रहेंगी, लगभग 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक, है ना। यहां से 100 किलोमीटर ये हो गया आपका, यहां से पूरा यहां तक कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। और यहां से लेके पूरा यहां लगभग 400 किलोमीटर। ये आपका कहलाएगा क्या? लो वेलोसिटी जोन। क्या कहलाएगा? लो वेलोसिटी जोन, दुर्बलता मंडल, है ना। अब इन्हीं दोनों के ऊपर तैर कौन रहा होता है? हमारा क्रस्ट तैर रहा होता है। इन्हीं दोनों के ऊपर हमारा क्रस्ट तैर रहा होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, जहां हमने डिवाइड किया है लोअर मेंटल और अपर मेंटल को, उसकी दूरी आपकी होती है ऊपर से 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्रस्ट पे, अभी कोर पे हम आएंगे, अभी हम थोड़ा क्रस्ट पे आते हैं। जो मेंटल की चट्टानें होती हैं, जो मेंटल की चट्टानें होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? तो पेरिडोटाइट। मेंटल की चट्टानें किसकी बनी होगी? पेरिडोटाइट से बनी हुई होती है। जो क्रस्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है क्रस्ट में? तो सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या पाया जाएगा? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर में क्या पाया जाएगा? तो कोर में नीफे, निकल और आयरन, फेरस यानी आयरन। तो क्या केवल क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही पाया जाएगा? इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाएगा? पाया जाता है, कई सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे क्रस्ट में तुम्हारा एक सिलिकॉन मिल गया, एक एल्युमिनियम मिल गया, ऑक्सीजन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। ये सारे तत्व जो है क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही मिलेगा। ध्यान से देखना, जो हमारा ये ओशियानिक क्रस्ट होता है, ये किस पे टिका हुआ होता है? तो जो इसके अंदर की रॉक होती है ना, ये ओशियानिक क्रस्ट के जो अंदर की ये जो रॉक होती है, जिस रॉक पर ये ओशियानिक क्रस्ट जमा हुआ है, ये वाली रॉक, ये वाली रॉक, इस रॉक को हम कहते हैं गैब्रो रॉक। कौन सी रॉक? गैब्रो रॉक। और उसके ऊपर ये ओशियानिक चट्टानें हैं, मतलब बेसाल्ट की चट्टानें उसके ऊपर है, गैब्रो रॉक। गैब्रो रॉक होता क्या है बेसिकली? ये जो मैग्मा ऊपर आता है ना, यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था, मैग्मा से ऊपर आएगा ज्वालामुखी के रास्ते, मैग्मा ऊपर आता है, तो ये मैग्मा अंदर ही अंदर ठंडा होकर चट्टान बन जाता है। ये जो मैग्मा है अंदर अंदर होकर ठंडा होकर क्या बन जाता है? इसीलिए गैब्रो रॉक कहलाता है। तो ये एक तरह का मैग्मा फॉर्म्ड रॉक है, मैग्मा फॉर्म्ड रॉक। और इसी मैग्मा फॉर्म्ड रॉक को हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक, क्योंकि ये अंदर की ओर बना है, इंट्रूसिव रॉक। और ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, जो ग्रेनाइट है, ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये कौन सा रॉक हुआ? ये आपका हुआ लावा फॉर्म्ड रॉक, लावा फॉर्म्ड रॉक। ये लावा से, ग्रेनाइट जो है, मैग्मा बाहर आया, ठंडा हुआ, चट्टान बन गया, तो ये लावा से बना। लेकिन इसमें देखो, इसमें जो तुम्हारा मैग्मा बाहर आ रहा है, ये इसके बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही क्या हो गया? ठंडा हो गया, तो चट्टान में परिवर्तित हो गया, तो ये इंट्रूसिव रॉक कहलाएगा। अब वो लावा फॉर्म है तो क्या कहलाएगा? एक्सट्रूसिव, क्योंकि वो बाहर की ओर बना है। और जैसे इनके हिस्से हुए हैं, उसी तरह कोर के भी दो हिस्से होते हैं। ये जो हमारा कोर है, इसका भी दो हिस्सा होगा। ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा? अपर कोर, यूसी लिख दे रहा हूं अपर कोर को। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? लोअर कोर। ये जो अपर कोर हमारा होता है, ये लिक्विड होता है, और जो नीचे वाला ये लोअर कोर होता है, ये सॉलिड होता है। आप कहोगे सर आपका दिमाग खराब हो गया, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे गर्मी बढ़ जानी चाहिए, इसको तो लिक्विड होना चाहिए, पर ये सॉलिड क्यों है? अपर कोर लिक्विड है, सब समझ में आ रही है बात, पर लोअर कोर जो है आपका सॉलिड कैसे हो गया? तो ध्यान दो, जब भी प्रेशर बढ़ेगा,
किसी भी चीज के ऊपर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ने से मॉलिक्यूल नजदीक आ जाता है, और इतना ज्यादा प्रेशर कोर पे होता है कि कोर का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है पर उसका कैरेक्टर सॉलिड होता है। इसीलिए जो हमारा लोअर कोर है एकदम नीचे वाला हिस्सा ये किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, और अपर कोर हमारा किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हम हिंदी में कहते हैं असंबद्धता, है ना। मतलब किस लाइन के बाद कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मतलब अगर अपर कोर लोअर कोर को डिवाइड हो रहा है तो वही लाइन क्या कहलाएगी, नीचे से शुरू करें या ऊपर से, ऊपर से देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ओशियानिक कोर, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो लाइन अलग करती है वो लाइन आपकी कहलाती है कोनराड। वो लाइन क्या कहलाएगी, कोनराड। मैं कहां लिखूं इसको, यहीं लिख दे रहा हूं, कोनराड डिस लिख दे रहा हूं, बाकी आगे आप लोग लिख लीजिएगा, इस पे ऊपर लिख दिया हूं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। जो लाइन क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है, मतलब ऊपर क्रस्ट है और नीचे मेंटल है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मोहो। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो लाइन अपर मेंटल और लोअर मेंटल को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रैपेटी, रैपेटी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, रैपेटी असंबद्धता। अब ये रैपेटी कौन है, ये कोनराड कौन है, मोहो कौन है, तो ये भूगर्भ शास्त्रियों के नाम है ना। जो लाइन हमारी लोअर मेंटल और अपर कोर को एक दूसरे से अलग कर रही है वो क्या कहलाएगी, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। जो लाइन अपर कोर और लोअर कोर को एक दूसरे से दूर कर रही है वो लाइन क्या कहलाएगी, बताओ, लेहमन, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया, तो ये आपका है। अब 30 किलोमीटर होता है क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। 8 किलोमीटर होता है ओशियानिक क्रस्ट, समझ में आ गया। अब ऊपर से 100 किलोमीटर तक आपका क्या होता है, ये मतलब 30 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर तक आपका होता है ये आपका अपर मोस्ट मेंटल। 400 किलोमीटर तक ऊपर से नीचे 400 किलोमीटर तक क्या होता है, लो वेलोसिटी जोन। पर लो वेलोसिटी जोन शुरू कहां से होगा, जहां अपर मोस्ट खत्म होगा वहां से और नीचे तक, ये पूरा ऊपर से यहां तक 400 किलोमीटर है, समझ में आ रहा है। ये आपका कहलाएगा लो वेलोसिटी जोन, है ना। उसके नीचे आपका अपर मेंटल, उसके नीचे लोअर मेंटल। ये और अच्छा देखो, इसकी दूरी कितनी होती है, तो 5150। इसकी दूरी कितनी होगी, 5150 किलोमीटर। ये अपर कोर और लोअर कोर, है ना, 5150। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है इसमें, अगर है तो बता दो, नहीं ना है, बताओ भाई, नहीं ना है। चलो अब यहां देखो, मैं बोल रहा हूं कि क्रस्ट जो है तैर रहा होता है मेंटल के ऊपर, कौन सा मेंटल, लो वेलोसिटी जोन वाला और ये वाला। तो ध्यान से समझना, ये क्रस्ट का ये पूरा एरिया, ये जो क्रस्ट वाला एरिया मैंने ऐसे कर दिया, ये क्रस्ट वाला पूरा एरिया कहलाता है आपका क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और जिसपे ये तैर रहा होता है ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, जिसपे तैर रहा हुआ होता है। जैसे इसको कुछ यूं समझो कि ये मान लो आपका, ये आपका मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये मान लो आपका क्या है, कोर है, क्रस्ट है, ये आपका क्या है, क्रस्ट है। चलो 3D समझना, मैं बना नहीं पा रहा हूं 3D। ये आपका मान लो क्या है, क्रस्ट है। और क्रस्ट में कहा हूं तैर किस पे रहा है, नीचे अपर मोस्ट मेंटल पे, उसके नीचे क्या है आपका लो वेलोसिटी जोन, है ना, इसके ऊपर तैर रहा है। लेकिन क्रस्ट में बेटा दरारें होती हैं, कुछ इस तरह से दरारें होती हैं। क्रस्ट में क्या होंगी, दरारें होंगी। ये जो क्रस्ट इसके ऊपर तैर रहा है तो ये वाला एरिया का कहलाएगा क्या, लिथोस्फीयर।
और जिस पर तैर रहा है वो कहलाएगा आपका एस्थेनोस्फीयर। यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल की दूरी 2900 किलोमीटर, क्रस्ट तक की दूरी 5150 5150 है ना। यहां से मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये आपका पूरा का पूरा क्रस्ट है 100 किलोमीटर तक, ये आपका ऊपर यहाँ मेंटल खत्म हो रहा है, यहाँ से नीचे तक 2900 किलोमीटर, और कोर वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, नीचे पूरा 5150 और पूरा नीचे आते आते 6371 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ लोअर, जो लोअर आपका कोर होता है वो सॉलिड क्यों होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण सॉलिड होता है। अच्छा आप एक चीज देखो, लोअर कोर में आपको आयरन दिखेगा, निकल और आयरन दोनों दिखेगा, निकल और आयरन दोनों है इसमें, पर इसका कैरेक्टर डुअल है। अपर कोर का कैरेक्टर आपका क्या है? अपर कोर का कैरेक्टर आपका लिक्विड है, लोअर कोर का कैरेक्टर क्या है? सॉलिड है। तो डुओ कैरेक्टर होने की वजह से इस कोर में एक चीज जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जियोमैग्नेटिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? जियो मैग्नेटिज्म। इसी के कारण पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। कोर के डुओ कैरेक्टर होने के नाते पृथ्वी के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? जियोमैग्नेटिज्म डेवलप होता है, जिससे आकर्षण की शक्ति जो है बढ़ जाती है। नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी कितना घटे बढ़ेगी? अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। किसकी डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी? कौन बहुत ज्यादा घना होगा? कोर, मेंटल या क्रस्ट? कोर बहुत ज्यादा घना होगा। क्या बोला हूं? कोर घना होगा। कोर की डेंसिटी कितनी होती है? तो कोर की डेंसिटी तुम्हारी होगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम। मेंटल की डेंसिटी कितनी होगी? 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंटिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होगी? तो कंटिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी आपकी होगी 2.5 लिख लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी तो 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, ऐसे गोज दो, जैसे मैंने गोजा है ना, ये ऐसे गोज दो, क्योंकि तुमको सबको नहीं समझाना है, खुद समझना है। तो क्या बताओ, मैं ऐसे लिख कर, अगर इस नोट को मैंने बनाया, मैं नहीं समझ लूंगा, आप भी ऐसे एग्जाम में आएगा जिसको 2 पार्ट में बनाकर लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आएगा तो 2 पार्ट में बना के लिख लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हमको कुछ बता दीजिए ताकि हमें भी संतुष्टि मिल जाए। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या? कोर। कोर में हम क्या लिखेंगे? कोर में क्रस्ट, सॉरी, सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्रस्ट। देख देख कर बताना जिसको देखना होगा। क्रस्ट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रस्ट कितने प्रकार का? 2। पहला क्रस्ट कंटिनेंटल, और कौन सा है? ओशियानिक। कंटिनेंटल की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 2.6 या 8, जो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें चट्टान जो होती है, नीचे वाली गैब्रो होती है, गैब्रो जो है मैग्मा से बना हुआ होता है, और ऊपर वाली जो चट्टान होता है वो क्या होता है? लावा से। कंटिनेंट वाला ग्रेनाइट और ओशियानिक वाला बेसाल्ट। इसमें सियान पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा, सोडियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा। ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा बात हम करते हैं अब मेंटल। मेंटल की डेंसिटी कितनी होगी? 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी मेंटल की डेंसिटी हो गई। मेंटल कितने भाग में? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल का कितने भाग? 2 भाग हो जाते हैं। ऊपर का 100, मतलब स्टार्टिंग से, क्रस्ट से नीचे स्टार्टिंग तक, ऊपर का 100 आपका कहलाएगा अपर मोस्ट मेंटल। उसके ऊपर से फिर नीचे पूरा 400 तक। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ ऊपर से 400 तक, इसका मतलब क्या है? ये कहां से नाप रहा हूँ? क्रस्ट से नाप रहा हूँ। और ये आपका अपर मोस्ट मेंटल से नीचे पूरा वाला एरिया कहलाएगा लो वेलोसिटी जोन। इसके ऊपर ही सब तैर रहे होते हैं, तभी तो टेक्टोनिक प्लेट तैरते हैं और टकराते हैं, पर्वत का निर्माण होता है। दूर होते हैं तो ज्वालामुखी निकलता है।
कोर की डेंसिटी सबसे नीचे लोअर कोर की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या -3 मत करना, अपॉन मैंने कर दिया है, समझ में आ रहा है। कोर में कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जियोमैग्नेटिज्म की, क्यों, डुओ कैरेक्टर की वजह से। अच्छा, अपर कोर का ये डेंसिटी कितना होता है, ये मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए, 10.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल की चट्टानें किससे बनी हुई होती है, पेरिडोटाइट। मेंटल की चट्टानें पेरिडोटाइट। तो हमको लग रहा है अब आप इस तरह से अर्थ के इंटीरियर को आप अच्छे से समझ गए हैं, अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसे बनी हुई है। तो अर्थ का इंटीरियर खत्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अगली का क्लास हम अगले टॉपिक पे शुरू करेंगे। और इसका जो वीडियो है पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।